हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे थे इंश्योरेंस की। उम्मीद है कि इंश्योरेंस से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं कमोडिटी में निवेश पर चर्चा। कमोडिटी में निवेश कैसे किया जाए और इसके निवेशकों को क्या फायदे हो सकते हैं, अगले कुछ एपिसोड्स में हम इसी पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है एनसीडीएक्स के बिजनेस हेड सुरेश देवनानी। स्वागत है आपका सुरेश जी। तो पहला कदम में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कमोडिटीज की सीरीज की, जहां पर हम निवेशकों को कमोडिटी में निवेश करने के क्या वो बेसिक चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, जो बारीकियां हैं, जो उन्हें समझनी चाहिए, जानना जरूरी है, उसे बात करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मुझे कमोडिटी बाजार में निवेश करना है तो मुझे सबसे पहले समझना होगा कि ये कामकाज कैसे करता है। रिस्क के लिहाज से अगर मैं देखूं, रिटर्न के लिहाज से अगर मैं देखूं, एसेट क्लास के हिसाब से मैं देखूं, तो इक्विटी से ये कितना अलग है? शुक्रिया कविता, बुलाने के लिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने बुलाया। और बहुत ज़रूरी है आपके थ्रू, आपके माध्यम से लोग ये जाने, क्योंकि ये नया एसेट क्लास है, बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है मार्केट में, और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इक्विटी मार्केट्स लोगों ने काफ़ी वर्षों से देखा है, ट्रेड किया हुआ है। कमोडिटीज मार्केट भी लगभग उसी डायरेक्शन में, उसी अगर मैकेनिक्स देखें कैसे ट्रेड किया जाता है तो उसी तरीके से किया जाता है। सिर्फ ये है कि जो अंडरलाइंग कमोडिटीज हैं वो वेरियस टाइप्स की होती हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। नॉन एग्रीकल्चरल में भी वो प्रेशियस मेटल्स होती हैं, बेस मेटल्स होती हैं, एनर्जी होती है, काफ़ी सारे होते हैं। फर्क ये है कि जो अंडरलाइंग कमोडिटीज हैं उनके फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े दूसरे तरीके से ट्रैक किए जाते हैं। अगर आप इक्विटीज देखते हो तो कुछ कंपनियों के आप परफॉर्मेंसेस देखते हो, कंपनियों के परफॉर्मेंस देखते हो, उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, उनकी मैनेजमेंट देखते हो और उनके आगे के ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, जिसके हिसाब से भाव तय किया जाता है। कमोडिटीज में आप फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हो, जैसे कि कमोडिटी अगर चने की बात करें तो चने में आप देखोगे कहाँ कहाँ उपज होती है, उसका डिमांड सप्लाई कहाँ पे होता है, बारिश का हालचाल कैसा है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितने पाबंद लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनमें उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो जो ट्रैक करने हैं, जो चीजें हमें ट्रैक करनी हैं वो बिल्कुल ही विपरीत हैं, अनलाइक इक्विटीज मार्केट जहां पे कुछ ही चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे लिटिल लार्जर क्रॉस सेक्शन ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है और उससे तय होता है कि वायदे में क्या भाव चल रहे हैं उन कमोडिटीज के। राइट। तो मुझे ये समझाइए, अगर मुझे कमोडिटी बाजार में निवेश करना है तो आपने कहा कि एग्री कमोडिटीज होती हैं, नॉन एग्री कमोडिटीज होती है, और इन्हें समझना, इनका किस तरह का नेचर है, वो सब मुझे जानना होगा। मैं शुरुआत कैसे करूं अपने निवेश की? क्या मैं रिटर्न एक क्राइटेरिया रख सकती हूँ या मैं एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये क्राइटेरिया रख सकती हूँ जैसे कि हम इक्विटी में करते हैं, शेयर्स में करते हैं? किसी भी निवेशक को ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पूरा पोर्टफोलियो जो है उसको डिवाइड करते वक्त ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मुझे कितने टाइम होराइजन में क्या एक्सपेक्ट है, मेरा इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है, और फिर मैं कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उस हिसाब से एक पोर्टफोलियो जो है वो पूरी तरह बैलेंस किया जाता है। वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेंगी। एंड विद इन द कमोडिटी सेक्शन ऑल्सो आप कौन सी कमोडिटी में निवेश करना चाहेंगे, ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी यही पैरामीटर्स क्या क्या हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है और आपके कितने होराइजन के लिए आप देख रहे हो, क्योंकि काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो काफी वोलेटाइल होती हैं। दो रिटर्न्स कैन बी हाई बट दे आर फार रिस्कियर एसेट क्लास। There will be some where you'll see a very minimal movement, but that is more on a seasonal basis कि सीजन के शुरुआत पे भाव काफी दबे हुए रहते हैं, आवक का प्रेशर रहता है, भाव नीचे जा चुके होते हैं, फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है उसकी खपत होती जाती है और आगे चल के भाव उठना शुरू होते हैं, क्योंकि अंडरलाइंग कमोडिटी खत्म होती जा रही है और डिमांड उसकी बढ़ रही है, डिमांड उसकी कंसिस्टेंट है साल भर के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं और वो होराइजन देखा जाता है कि कितने वक्त तक मुझे इन्वेस्ट करना है। तो व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू कीप these things in mind और अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी कमोडिटी में। विद इन कमोडिटीज नॉन एग्री में कितना, एग्री में कितना, विद इन एग्री देयर आर वेरियस पैक ऑफ कमोडिटीज, आप पल्सेस, ग्रेन्स, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, बहुत सारी कमोडिटीज हैं, उनमें भी विभिन्न वो हैं रिस्क रिटर्न रेशियोज हैं। तो आप देख सकते हो किसमें मैं इन्वेस्ट करूं और कौन सी चीजों से ज्यादा
कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, अमूमन कमोडिटीज में ये देखा गया है कि लोग ट्रेडिंग करते हैं और लंबी अवधि के निवेश थोड़ा सा बचते हैं, तो ये अप्रोच कितनी सही है या ये मिथ कितना सही है कि हम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कमोडिटीज में आ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लंबी अवधि का निवेश करना हो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं इन्हें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकती? ये थोड़ी गलतफहमी होगी। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर्स का फायदा मतलब उपयोग करते हैं। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ये जो हैं अपने आप को हेज करने के लिए, अपने कमोडिटीज को हेज करने के लिए फ्यूचर्स एक्सचेंज, तो ये लंबे टर्म का एक व्यू लेते हैं। ये आज से 2 महीने 3 महीने आगे के जो वायदे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे किस्म के लोग हैं जो इंट्राडे भी करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती हैं कि आज के दिन में जो मूवमेंट होगा उसके हिसाब से खेल के मैं कमाने की कोशिश करूं। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म हफ्ते 2 हफ्ते की व्यू लेके चलते हैं कि अब से लेके यहां तक में कुछ ड्यूटी चेंजेस होने की चांसेस हैं, कुछ अनाउंसमेंट ऐसे होंगे जिसकी वजह से कोई भाव में मूवमेंट आ जाए, तो उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। और कुछ लोग जो है वो 3-4 महीने तक के आगे के भी व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये फंडामेंटली इस तरह मूव होगा। तो ये कहना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ज्यादा हैं, ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि एक्सचेंज में जो ओपन इंटरेस्ट है ये दर्शाता है कि कितना पोजीशंस कैरी ओवर कर रहे हैं लोग। पोजीशंस कैरी ओवर करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आज अगर एक सैंपल के तौर पर एनसीडीएक्स की बात करें, एनसीडीएक्स में लगभग 5-5.5 हजार करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहता है एट एवरी डे, एंड ऑफ द डे। और जबकि ट्रेडिंग हो रही है 3-4-4.5 हजार करोड़ के आसपास। तो ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग इसको हेजिंग के लिए यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेते हैं। ओके। अब मैं एज अ निवेशक तो समझ चुकी हूँ कि मुझे कमोडिटी में निवेश करना है, लेकिन अगर मैं एक्सचेंजेस के लिहाज से पूछूं तो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन सा सही एक्सचेंज होगा मेरे लिए, मैं चुनाव कैसे करूं? एक्सचेंजेस का एक स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होता है जिसको अगर मीट करें तो ही अप्रूवल मिलता है रेगुलेटर से। एक्सचेंजेस रेगुलेट की जाती हैं सेबी से, कुछ वक्त पहले तक एफएमसी से रेगुलेट की जाती थी, और लास्ट ईयर सितंबर 28 तारीख को ये चेंज हुआ और सेबी ने टेक ओवर किया। तो सेबी के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जिसको अगर मीट करते हैं तभी एक्सचेंजेस हैं आज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप एक्सचेंजेस हैं, इसका ये मतलब है कि साउंड एक्सचेंजेस ऑलरेडी हैं। आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कौन से कमोडिटीज उस पर ट्रेड किए जाते हैं। क्योंकि आज ऐसा है कि हर कमोडिटी एक्सचेंज में हर प्रोडक्ट लिक्विड नहीं है। उसमें लिक्विडिटी जो होती है, मतलब कितना वाइब्रेंसी है किसी कमोडिटी के ट्रेड में। तो कुछ एक्सचेंजेस में कोई कमोडिटीज ज्यादा ट्रेड होती हैं, कुछ कमोडिटीज दूसरे एक्सचेंजेस में ज्यादा ट्रेड होती हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो उसमें होगा कि मैं कौन सी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहूंगा और वो कहां पे ज्यादा ट्रेड होती है, ताकि मेरा जो इन एंड आउट है, जो एंट्री और एग्जिट है, वो बहुत स्मूथली हो सके, विथ लीस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट हो सके। ये ना हो कि मेरा कोई ट्रेड में करूं और उसमें अटक जाए और उसमें लिक्विडिटी ना होने की वजह से मुझे कोई तकलीफ हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस सभी अच्छे हैं। मतलब आज की तारीख में जो ट्रेड्स देखे जाते हैं वो 3 एक्सचेंजेस में देखे जाते हैं, एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और एनएमसी। बाकी भी 2 एक्सचेंजेस हैं जिनमें आज की तारीख में लिक्विडिटी या ट्रेड्स नहीं है फिलहाल। तो ये तीनों एक्सचेंजेस में निवेशक चूज कर सकते हैं कि कौन सा कमोडिटी उनको ट्रेड करना है, और जहां पे उनको एक वॉल्यूम देख के, ट्रेड की वाइब्रेंसी देख के कंफर्ट आए, वहां पे वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग के लिहाज से, टैक्सेशन के लिहाज से ये जितने भी आपने नाम लिए एक्सचेंजेस के, ये सिमिलर ही है? नहीं, एवरी एक्सचेंज, जो हर एक्सचेंज है वो अपनी जो प्राइसिंग, जिसको टर्नओवर चार्जेस बोलते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं, वो अपने हिसाब से तय करता है। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक्सचेंज अपना तय करता है और वक्त वक्त से वो चेंज भी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स। अगर उनको लगता है कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ दीज 11 ईयर्स, ये चालू हुए थे 2004 में और आज हम बात कर रहे हैं, तो इन दिनों में काफी बार फेरबदल आया है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है वो काफी एक्सचेंजेस ने चेंज भी किया है। मुझे ये समझाइए कि आपने कहा कि हर एक्सचेंज में अलग अलग कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, एक एक्सचेंज में सभी नहीं ऐसे होती हैं। तो क्या मेरा एक्सपोजर एक एक्सचेंज में कुछ रह सकता है? मतलब क्या मैं मल्टीपल एक्सपोजर रख सकती हूँ एक्सचेंजेस में? जी बिल्कुल, एज अ इन्वेस्टर, निवेशक होने के हिसाब से
मेरा जो फ्लेयर होगा, मेरी जो इंटरेस्ट होगी वो अलग अलग कमोडिटीज में हो सकती है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो बहुत हैवी हो जाए किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से, तो इसके लिए मैं अलग अलग कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहूंगा, और वो अलग अलग कमोडिटीज अगर अलग अलग एक्सचेंजेस में लिक्विड है तो मैं बिल्कुल अलग अलग एक्सचेंजेस में बोलूंगा। द रूट टू ट्रेड इज द ब्रोकर्स। तो ब्रोकर जो है, जो ब्रोकर्स हैं वो अलग अलग एक्सचेंजेस के मेंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एज अ क्लाइंट मेरा जो इंटरेक्शन है ब्रोकर के साथ वो आसान कर देता है, एंड ही फैसिलिटेट्स माय ट्रेड। वो मेरा जो ट्रेड करने का जिम्मा है वो ले लेता है, कौन से एक्सचेंज पे करना है वो करके देता है मुझे। अब इसी पर आते हैं कि चुनाव कैसा हो ब्रोकर का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, मेरा निवेश उसी पर निर्भर करेगा। ये ऐसा है कि आपको थोड़ी कठिनता उठानी पड़ेगी, आपको थोड़ा बैकग्राउंड चेक जिसे कहते हैं वो करना पड़ेगा। थोड़ा जानकारी ले लेनी चाहिए कि मैं कौन से ट्रेड ब्रोकर से जुड़ रहा हूं, उसकी क्रेडेंशियल्स, उनके ओनर्स कौन हैं, हाउ वेल कैपिटलाइज, कितना अच्छा पूंजी उनके वो है, हाँ, सो हाउ वेल कैपिटलाइज इज ही, और ये देखना चाहिए कि मुझे वो सर्विस दे पाएगा कि नहीं। उनकी सर्विस लेवल्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा ट्रेड हो रहा है कमोडिटी 11:30 तक रात को और 5 बजे दुकान बंद करके कोई चला गया तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये चीजें पूरी क्लियर कर देनी चाहिए। मुझे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस या ब्रोकरेज जो वो चार्ज करेंगे वो कितना चार्ज करेंगे, बैक ऑफिस सपोर्ट कितना मिल पाएगा, और सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो ऑथोराइज्ड ब्रोकर हैं कि नहीं। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो सौदे तो ले लेते हैं पर वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज पे नहीं उतरते, तो रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर्स के पास हमेशा जाना चाहिए। उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स है वो थोड़े चेक कर लेने चाहिए, और बाकी जो मुझे फैसिलिटीज चाहिए वो दे पा रहे हैं कि नहीं वो चेक करने के बाद ही तय कर सकते हैं। और साथ ही पूरी तरह से निर्भरता भी नहीं रखनी चाहिए ब्रोकर्स पर, खुद अपना भी होमवर्क करना चाहिए अपनी कमोडिटी के रेट्स को लेकर। ये बिल्कुल सही है। ये कमोडिटीज हो या कोई भी एसेट क्लास हो, पैसा मेरा लगा हुआ है तो मुझे हमेशा से उतनी जानकारी रखनी चाहिए कि उस कमोडिटी में या उस इक्विटी में क्या हो रहा है। मेरा जो स्टडी है वो साइड बाय साइड हमेशा चलते रहना चाहिए। ब्रोकर्स जो हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, तो वो बहुत काम आसान कर देते हैं क्योंकि उनके पास टूल्स और उनके पास जो जरिए होते हैं पता करने के कि क्या हो रहा है उन कमोडिटीज के साथ। वो इंटरनेशनली पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो जमा करके एक छोटी सी एक रिपोर्ट आपको अच्छी सी बना के दे देते हैं जो आसान हो जाती है। पर एज अ लर्नड इन्वेस्टर हमें खुद भी न्यूज़पेपर्स और दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ध्यान रखना चाहिए क्या हो रहा है उस कमोडिटी में, और कहीं ना कहीं ट्रैक करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर कमोडिटी में निवेश अगर आपको करना है या आपने मन बना लिया है, तो अभी तक हमने बात कर ली है कि ब्रोकर आप कैसे अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रोकर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है ब्रोकर्स के साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आपके लिए जरूरी होते हैं, और साथ ही ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम में आज से हम चर्चा कर रहे हैं कमोडिटीज पर। हम आपको बता रहे हैं कि कमोडिटी में अगर आपको निवेश करना है तो क्या जरिया है, क्या बारीकियां है, क्या जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी चाहिए। और मेरा साथ दे रहे हैं एनसीटीएक्स के बिजनेस हेड सुरेश देवनानी। सुरेश जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब तक आपको ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है उसकी जानकारी हमने दे दी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि किस तरह से अकाउंट खुलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, क्या डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी होता है। देखिए, अकाउंट ओपनिंग तो लगभग सिमिलर है बहुत इक्विटी की तरह। आपको केवाईसी फॉर्म भरना होता है, केवाईसी के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रेजिडेंशियल प्रूफ जो भी है वो देना पड़ता है। और अगर आप कॉर्पोरेट हो तो कॉर्पोरेट हैं तो थोड़ी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है सिंस द एंटायर क्रेडेंशियल्स आर टू बी गिवन, तो वो चीजें अकाउंट ओपनिंग के लिए जरूरी होती हैं। डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट ज्यादातर डिलीवरीज के लिए यूज किया जाता है। जो लोग डिलीवरीज के लिए ये यूज करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हो रही है वो सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर्स की नहीं हो रही है, इट इज वाइड क्रॉस सेक्शन। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटेल भी हो गए, मिड साइज कॉर्पोरेट्स भी हो गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हो गए, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी हो गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिलीवरीज लेते हैं एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी पोजीशन खुली है तो इट रिजल्ट्स इनटू डिलीवरीज। कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कंपलसरीली इट हैज टू बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे जो डिलीवरीज होती हैं वो डिलीवरीज फिजिकल वेयरहाउस रिसीट से हिसाब से नहीं होती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अकाउंट बैलेंसिंग ऑफ द कमोडिटीज। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज सिमिलर टू द
डीमैट अकाउंट. डीमैट इज मोर यूज फॉर इक्विटीज में यूज किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेशली बनाया गया है कमोडिटीज की डिलीवरीज को हैंडल करने के लिए. अच्छा. तो ये एक इनोवेशन है. कुछ साल पहले एनसीडीएक्स ने ये बनाया और बहुत बखूबी यूज किया जा रहा है पूरे के पूरे कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स से. ओके. तो मतलब डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है. अमूमन जो लोगों में धारणा है कि डीमैट होना चाहिए. इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो, आपको डिलीवरीज से कुछ लेना देना ही नहीं है बिल्कुल, तो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप डिलीवरीज में इन्वॉल्व हो रहे हो ज्यादा. ठीक है. अब हमने अकाउंट भी खोल दिया है. ट्रेडिंग की मुझे शुरुआत करनी हो तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पे क्या क्या मोड है ट्रेडिंग के? देखिए, ट्रेडिंग में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कमोडिटी फ्यूचर्स सिर्फ अलाउड है. अगर कमोडिटीज मार्केट को देखें तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट बास्केट है, अनलाइक इक्विटीज जहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंडाइसेस सभी चीजें अलाउड हैं. कमोडिटी मार्केट्स में सिर्फ फ्यूचर्स अब तक अलाउ किया गया है. यही एक मांग रही है कमोडिटी एक्सचेंजेस की, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स की, कि दूसरे जो टूल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि लोगों के पास एक वैरायटी हो. सिर्फ फ्यूचर्स में आज की तारीख में अलाउड है. तो अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आप चूज कर लेंगे कि मैं कौन सी कमोडिटी में करूं. फिर एक अच्छे ब्रोकर से जुड़ जाएंगे. अच्छे ब्रोकर से फिर राय लेना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं. एक छोटी सी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें से कुछ लर्निंग्स होती हैं और उसके बाद में आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ाते जा सकते हो. सो दिस इज आई थिंक द ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप जो आप शुरुआत कर सकते हो कमोडिटीज में. आते ही अब कमोडिटीज की एसेट क्लासेस पे, जैसा कि आपने कहा कि एग्री नॉन एग्री दोनों तरह की होती हैं, तो मैं दोनों की बारीकियां समझना चाहती हूं और दोनों की बारीकियों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है उस पर हम बात करेंगे. सबसे पहले हम नॉन एग्री पैक को कंसिडर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू एग्री पैक. नॉन एग्री पैक आज की तारीख में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं इंडियन शोर्स पे, इंडियन एक्सचेंजेस में, वहां पे बहुत सारे उसमें से जो हैं वो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. Okay. आप ये जानते होंगे कि कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, कैश सेटल मतलब ये है कि जो नॉन एग्री प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड सिल्वर हुए या फिर बेस मेटल्स हुए, ये सब जो हैं ज्यादा ट्रेड होते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस पे. जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो ऑफशोर मतलब फॉरेन के एक्सचेंजेस पे होती है. यहाँ पे सिर्फ वहां की भाव को देख के ज्यादातर ट्रेडिंग की जाती है, एक्सेप्ट फॉर दोज विच आर डिलीवरेबल. अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर जो हैं उनमें डिलीवरीज होती हैं. तो उसमें थोड़े जो नेचुरल अपने फैक्टर्स हैं वो कंसिडर हो जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी अगर देनी है तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, आप उतने कितने टाइम में उसको लगा सकते हो वॉल्ट में, और ये सब जो है वो चीजें ध्यान में. बट अदरवाइज बाकी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब के सब कैश सेटल्ड हैं. कैश सेटल का ये मतलब है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में उस दिन पे जो भाव था उस भाव से यहाँ का जो कटान है वो हो जाएगा. मतलब आपकी पोजीशन अगर खुली भी रह गई तो ऐसे नहीं कि निकल की पोजीशन खुली रह गई तो आपको डिलीवरी आ जाएगी निकल की, या आपको देनी पड़ेगी डिलीवरी. आपका उस भाव से, इंटरनेशनल एक्सचेंज के भाव से मल्टीप्लाइड बाय जो अपना रुपी डॉलर कन्वर्जन है, और उस हिसाब से उसको कटान कर दिया जाता है, जिसको कैश सेटल कहा जाता है. वेरएस गोल्ड एंड सिल्वर में अगर पोजीशन खुली रह गई तो वो डिलीवरी में भी जा सकती है. और गोल्ड एंड सिल्वर में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो इंटरनेशनली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसके हिसाब से जो काट दिए जाते हैं, जिनको गोल्ड हेज वगैरह कहा जाता है. गोल्ड हेज इज अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया था और जो बहुत सारे लोगों ने सराहा है. तो उसमें डिलीवरी का डर बिल्कुल नहीं है. उसमें जो इंटरनेशनल भाव है उस दिन का, इसकी कटान की डेट ऐसी है कि जो करेंसी की एक्सपायरी होती है उस दिन के साथ मैच की गई है. अच्छा. तो उस दिन पे जो इंटरनेशनल भाव होगा उसके हिसाब से जब काट दिया जाता है तो गोल्ड हेज उस तरह से सेटल किया जाता है. एक चीज मुझे यहाँ पे समझनी है, आपने कहा कि करेंसी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसी के मुताबिक आप अपनी ट्रेडिंग के कॉल भी ले सकते हैं. अगर मैं नॉन एग्री पैक को कंसिडर करना चाहूँ, चूंकि यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के जरिए सेट होते हैं और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो रेट्स काफी हद तक ट्रांसलेट होते हैं हमारे घरेलू बाजार में. घरेलू फैक्टर्स तो इम्पैक्ट करते ही हैं और घरेलू करेंसी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये करेंसी प्ले को समझना एक कमोडिटी निवेशक के लिए, ट्रेडर के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वो डॉलर टर्म्स में हो रही है, फॉरेन के एक्सचेंजेस में हो रही है, और आपका जो भाव कटने वाला है वो रुपी को कन्वर्ट करते हुए कटने वाला है. तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रख कर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पोजीशन ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि न सिर्फ अंडरलाइंग कमोडिटी में क्या मूवमेंट आएगा, बट उस वक्त तक, क्योंकि आप आगे की बात कर रहे हो, 2 महीने आगे तक, 3 महीने आगे का पोजीशन ले रहे हो, तो उस अंडरलाइंग कमोडिटी में क्या मूवमेंट आएगा और उस वक्त तक करेंसी में क्या मूवमेंट आएगा, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आप पोजीशन लोगे, क्योंकि कटान जो होनी है वो दोनों चीजों को कंसिडर करेगी. तो ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना.
और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कमोडिटीज जो नॉन एग्री हैं उसी में, जो एग्री कमोडिटीज हैं उनमें भी, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज एक्सपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, तो उस हिसाब से वो फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रोकर्स इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड वो सर्विसेज भी देते हैं, इसके ऊपर व्यूज भी देते हैं, तो ये जरूरी है कि आप देखें कि मेरी कमोडिटी किस हिसाब से मूव करेगी और ये करेंसी किस हिसाब से मूव करेगी, उस हिसाब से फाइनली मेरा जो प्राइस आना चाहिए वो क्या होगा, और तब आप उसका व्यू लेते हो। यानी जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई डिमांड और उनकी किस तरह की मूवमेंट है और उनके किस तरह के फंडामेंटल्स चल रहे हैं फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड की कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड चल रही है, ईटीएफ्स में वहां पे कितना निवेश हो रहा है, साथ ही विदेश में इकोनॉमीज कैसा कर रही हैं, क्योंकि उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है प्रेशियस मेटल्स पर। बिल्कुल, आप जैसे जानते होंगे कि गोल्ड उसको तो ऑल्टरनेटिव माना जाता है, जब इक्विटीज गिरती हैं तो लोग इमीडिएटली रश करते हैं, सेफ हेवन, एब्सोल्युटली सेफ हेवन। तो बहुत सारे फैक्टर्स उनको इम्पैक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई हो। सडनली किसी बैंक के डिफॉल्ट का अगर न्यूज आता है तो इसमें उछाल आ जाता है, किसी और चीज का इम्पैक्ट हो तो आ जाता है। तो नॉन एग्री पैक में एक चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, और काफी सारी चीज तो आप ध्यान में नहीं रख सकते क्योंकि सडन डेवलपमेंट्स होती हैं। कहीं टेरर अटैक हो गया तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, और बहुत सारी चीजें हैं। एंड एज कंपेयर टू दैट, अगर आप एग्री पैक को देखें तो थोड़े लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है, एंड इट इज फार ईजियर टू अंडरस्टैंड। आपको डिमांड सप्लाई देखनी पड़ेगी, आपको उस टाइम तक का जो वेदर सिनारियो है उसको ध्यान रखना होगा, और थोड़ा ये देखना होगा कि उस पीरियड में कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो जाएगा, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट जो भी है वैसी कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो ज्यादा जो समझना आसान हो जाता है वो एग्री पैक में, क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड हैं और उनको एक ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो उस हिसाब से काफी सारे रिसर्च वाले हमें आके ये कहते हैं कि वी आर फार मोर कंफर्टेबल ट्रैकिंग द एग्री कमोडिटीज बिकॉज देयर आर फार lesser things which govern and chances of their calls going right are far higher. और एग्री कमोडिटीज में कुछ कमोडिटीज 11:30 बजे तक ट्रेड होती हैं और कुछ मेरे ख्याल से शायद 5 बजे ही जब बाजार बंद होता है। तो ये डिफरेंस क्यों किया गया और ये कौन सी कमोडिटी है जो देर रात तक ट्रेड होती हैं? हाँ, वो 11:30 तक की जाती थी, अब उनको थोड़ा घटा के वो 10 बजे तक किया गया है। ये वो कमोडिटीज हैं जहां पे थोड़ा सा भी इंटरनेशनल लिंकेजेस हो। जैसे कि मैंने बताया, नॉन एग्री कमोडिटीज पूरी की पूरी जो है पैक वो फॉरेन एक्सचेंजेस में ज्यादा ट्रेड होती हैं, प्राइस डिस्कवरी वहां होती है और यहाँ पे मिमिक किया जाता है। वैसे ही एग्री कमोडिटीज में भी कुछ एक्सचेंजेस ग्लोबली अच्छा करती हैं जो कमोडिटीज यहाँ पे लिस्टेड हैं। जैसे आप देखें तो रिफाइंड सोया ऑयल हो गया, शुगर हो गया, दीज आर सम ऑफ द कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड वेरी वाइब्रेंटली। बहुत अच्छा बड़े पैमाने पे ट्रेड होता है फॉरेन एक्सचेंजेस पे, और वो कमोडिटीज लोकल एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड होती हैं। तो इसके लिए उन कमोडिटीज को थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है ताकि प्राइस जो है वो कोरिलेट होता रहे, और दूसरे दिन सवेरे जब खुले तो एक प्राइस गैप अप और गैप डाउन ना हो। अगर 5 बजे यहाँ पे बंद हो गया और उसके बाद इंटरनेशनली कुछ मूवमेंट आता है तो दैट हैज टू बी फैक्टर्ड इन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग व्हेन द मार्केट ओपन्स। उस वक्त पे वो गैप अप और गैप डाउन होता है जो कि बहुत घातक हो सकता है कुछ निवेशकों के लिए। तो इसके लिए उसका टाइम एक्सटेंड किया गया ताकि जितनी मूवमेंट हो वो कैप्चर की जाए और वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट हो जाए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, ताकि सीमलेस इंटीग्रेशन हो। क्या मैं एक साथ एग्री और नॉन एग्री में निवेश कर सकती हूँ? मेरे पोर्टफोलियो में ये दोनों का मिक्स रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी तरह बखूबी करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आप जब बैठते हो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए हर चीज देखते हो, मुझे इक्विटीज में कितना करना है, रियल एस्टेट में कितना करना है, बॉन्ड्स में कितना करना है, कमोडिटीज में कितना करना है। कमोडिटीज में भी डिपेंडिंग अपॉन जो वोलेटिलिटी है, जो रिस्क रिटर्न पॉसिबल है, उसके हिसाब से मैं चूज करता हूं। तो उसमें हो सकता है कि मैं दोनों को चूज करूं और बिल्कुल दोनों में निवेश कर सकता हूं। और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो दोनों में करते हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में एग्री में करते हैं और जैसे ही मार्जिन्स रिलीज हुए तो फिर इवनिंग में थोड़ी। तो दीज आर मोर ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी को पूरा कैपिटलाइज करना है, जो कैपिटल है उसको पूरी तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। तो मॉर्निंग से लेके 5 o'clock तक एग्री में करते हैं, और जैसे ही फंड्स थोड़े फ्री हुए तो फिर वापस इवनिंग में जो मूवमेंट्स आती हैं नॉन एग्री पैक में उसमें भी ट्रेड करते हैं। ओके, कॉस्टिंग और टैक्सेशन को लेके एग्री नॉन एग्री में किसी तरह का फर्क है?
मैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करूंगा. देयर आर कैटेगरीज, लेवल ए एंड लेवल बी. दो टाइप की कमोडिटीज हैं जो एक्सचेंजेस, सभी एक्सचेंजेस ने डिसाइड की हुई हैं कि ये वाले जो कमोडिटीज हैं उन पे मैं ये फीस लगाऊंगा, ट्रांजैक्शन चार्ज लगाऊंगा, और दूसरी जो कमोडिटीज हैं उसको मैं थोड़े कम चार्जेस लगाऊंगा. तो ऐसे मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ऑल द एक्सचेंजेस हैव देयर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन चार्ज स्ट्रक्चर, एंड विद इन द कमोडिटीज ऑल्सो दे हैव अ डिफरेंट चार्ज स्ट्रक्चर फॉर सर्टेन सेट ऑफ कमोडिटीज एंड अ डिफरेंट चार्ज स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कमोडिटीज. चलिए, तो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में निवेश से जुड़ी चर्चा हमने कर दी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद शुरू करेंगे दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले के साथ. बने रहिए. वेलकम बैक. पहला कदम के इस सफर में कमोडिटी में निवेश से जुड़े कई सवाल हमारे पास आए हैं. आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ दर्शकों के सवाल जो फेसबुक के जरिए हमारे पास आए हैं. सबसे पहला सवाल सुरेश जी हमें दिया है, रवि गुप्ता ने रीवा मध्य प्रदेश से. फेसबुक के जरिए पूछ रहे हैं कि कमोडिटी में निवेश के लिए क्या डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है? जैसे मैंने बताया था कि डीमैट अकाउंट की जरूरत तब होती है जब आप डिलीवरीज लें, मतलब आप पोजीशन अगर खुली रखते हैं टूवर्ड्स दी एंड, अगर आप एक्सपायरी पे, वायदे होते हैं अलग अलग महीनों के, अगर आपने पोजीशन खुली रखी वायदे के एक्सपायरी पे, तो डिलीवरी आने या जाने का डर है. वो भी अगर कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो तो, अगर आप सेलर्स ऑप्शन या इंटेंशन मैचिंग में करते हो तो वहां पे तो कैश सेटल हो जाता है. तो ज्यादातर जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो एक्टिवली यूज किए जाते हैं जो लोग डिलीवरीज में पार्टिसिपेट करते हैं. चलिए, तो अगर डिलीवरी आपको चाहिए तब शायद अनिवार्य होगा. अगला सवाल लेते हैं. रश्मि माहेश्वरी का इंदौर से पूछ रही है कि अक्सर कहा जाता है कि कमोडिटी बाजार में निवेश इक्विटी के मुकाबले ज्यादा रिस्क भरा है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है, और अगर है तो इस रिस्क को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? मेरे ख्याल से अपने होमवर्क के अलावा बताइए कि इन्हें क्या उपाय करने चाहिए. ये एक धारणा है लोगों में कि अगर आप देखें इक्विटी में भी हमने ऐसे स्क्रिप्ट्स देखे हैं जो कौन से भाव से कहां तक पहुंच गए हैं. बिल्कुल. कमोडिटीज में कम से कम उसकी एक इनहेरेंट वैल्यू होती है. अगर आप गौर से समझें कि कमोडिटी जो ट्रेड करते हैं उसकी मूवमेंट कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो जो चीजें अफेक्ट करती हैं वो उसका जो मूवमेंट आ सकता है सिर्फ उसी को कैप्चर करती हैं, बट इनहेरेंट वैल्यू जो है वो तो रहने वाली है. अनलाइक अ स्क्रिप्ट विच कैन गो फ्रॉम 100 रुपीज टू 5 रुपीज एंड कैन गेट डीलिस्टेड, यहाँ पे कमोडिटी जो है उसका एक भाव जो है वो तो रहने वाला ही है, बाकी उसमें वधघट हो सकती है. तो इनफैक्ट इट इज फार मोर सेफर, इट इज फार लेस रिस्कियर एज कंपेयर टू द अदर एसेट क्लासेस. बट यू हैव टू डू इट वेरी वेरी, आपको बहुत केयरफुली उसमें करना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना उसका जो लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी है और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे भी मार्जिन डिसाइड किए जाते हैं जो इनिशियल और एक्सपोजर मार्जिन कहा जाता है. तो वैसे भी रिस्क मैनेजमेंट टूल्स रहते हैं एक्सचेंज में, और अगर लगा कि इसमें वधघट बढ़ गई है तो वैसे भी एडिशनल मार्जिन एक्सचेंज ही इम्पोज कर देता है. अच्छा. तो सो दैट दीज आर ऑल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो एक्सचेंज यूज करता है वोलेटिलिटी को रोकने के लिए. जी, वोलेटिलिटी को कम करने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद में लोगों को डिसुएड भी कर लेता है कि इतना पैसा अगर लगने वाला है तो मैं फिलहाल के लिए निकल जाऊं और दूसरे किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करूं जहां पे इतने मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये जो टूल्स हैं दोज आर वेल इन प्लेस, और आपका जो पैसा है वो सेफ है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो. मतलब जैसे कि हम इक्विटी मार्केट में जब एक कंपनी में निवेश करते हैं, उसके स्टॉक में निवेश करते हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी हो जाता है, उसकी टेक्निकल्स भी देखने होते हैं, क्या क्या खबरें उसे इम्पैक्ट करती हैं. उसी तरह कमोडिटी में भी ये चीजें अप्लाई करती हैं. कमोडिटी में बिल्कुल ये चीजें अप्लाई करती हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी सोइंग जो है, उसकी उपज जो है कौन से एरियाज में होती है, वहां का वेदर कंडीशन कैसा है. कहीं कहीं पे अनसीजनल रेन्स होता है तो खराब हो जाता है, क्रॉप खराब होता है तो इमीडिएटली फ्यूचर के प्राइसेस में दिखाई देने लगता है. आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी कब है और कितना स्टॉक जमा हो चुका है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक काफी जमा होने की वजह से प्राइस थोड़े दबने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि हमें डिलीवरी आ जाएगी लास्ट में. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप करते हो तो आपका ब्रोकर तो आपको हेल्प करेगा ही, पर ये जो क्विक टिप्स हैं, जो सिंपल चीजें हैं, वो आपको खुद को भी देखते रहनी पड़ेगी. न्यूज़पेपर आप देख के जानकारी ले सकते हो कि कहीं पे बारिश तो नहीं पड़ रही है, कि कोई ऐसे माहौल तो तैयार नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से एडवर्स मूवमेंट आएगी जिस कमोडिटी में मैंने ट्रेड इन्वेस्ट किया हुआ है. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही होंगी, और तभी आप एक सेफ इन्वेस्टर की तरह. तो मतलब मेरा रिस्क एपेटाइट तो मुझे ही डिसाइड
करना होगा कि मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ और उसी के लिहाज से मैं शॉर्ट टर्म निवेश करूँ, मैं लॉन्ग टर्म का निवेश करूँ, और स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है? जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस वगैरह टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें आपके ब्रोकर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप इतने शायद savvy ना हो कि आप समझ पाएं। वो ये देखेगा कि कितनी रैली कितना मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, उसके बीच में जो सेफ होगा वहीं पे आपको वो टारगेट दे देगा। और अगर उस डायरेक्शन नहीं जाता है और कहीं विपरीत जाना शुरू हो जाता है तो जल्दी से आप काट लीजिए सौदा। एक बार तो जो अपना डाउन साइड है, जो अपना रिस्क है, उसको जो लॉस है उसको तो एक बार बुक करके रुक जाना चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं कि जिद पकड़ के चलें। जिसने भी जिद किया है उसके लॉसेस काफी गए हैं। लोग बोलते हैं नहीं मेरा भाव तो आएगा ही, मैं पकड़ के रखता हूँ, तो पीछे भी भाव उसका हाथ से निकलते जा रहा होता है और इन्वेस्टर इमोशनल हो जाते हैं को लेकर। दिस इज अ बेसिक थिंग, आई एम श्योर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया ही होगा, पर बहुत जरूरी है डिसिप्लिन ट्रेड करना। बिल्कुल। तो यहाँ पे रश्मि, आप कितना रिस्क एपेटाइट रखती हैं, आप कितना जोखिम उठा सकती हैं, इसका निर्णय आप ही को लेना होगा। और शॉर्ट टर्म का निवेश है या लॉन्ग टर्म का निवेश है, उसको ध्यान में रखकर आप अपनी रणनीति बना सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, लुधियाना से अंकित भाटिया का सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए पूछ रहे हैं कि कमोडिटी में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या मायने हैं? मायने तब होंगे जब ये अलाउ किया जाए। हमारी ये हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है, हमने रेगुलेटर को हमेशा से कहा है कि ग्लोबली ये पूरे के पूरे जो टूल्स हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे 11 साल हो चुके हैं, एक मार्केट मैच्योर हो चुका है। तो जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो सिर्फ एक्सचेंजेस की तरफ से नहीं बट वेरियस फोरम जो हैं, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और दूसरे जो लोग हैं, वो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑप्शंस के इंट्रोड्यूस होने का, क्योंकि जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर यहाँ से फिर से 10 गुना बढ़ाना है इस कमोडिटी सेक्टर को, तो ऑप्शंस को, इंडाइसेस को, नए पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना होगा। जब यहाँ पे और पैसा आएगा और एक नई इसमें जो जरूरत है नो हाउ की, स्किल डेवलपमेंट की, वो सब तब होगा जब एक बदलाव क्या आ जाएगा अगर हम एफएनओ की शुरुआत करेंगे? एफएनओ की शुरुआत करेंगे तो ये जो ऑप्शंस वाले हैं, दीज आर लेस रिस्कियर प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको इंश्योरेंस के फार्मर्स जो है वो उसको यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस की तरह, जो उसमें प्रीमियम दे के बस वो वधघट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वधघट में ये डर भी लगा रहता है कि लॉस हो जाए तो बड़ा हो सकता है, वेयरएज इसमें आप तय कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इतना ही लगाना है और इसके हिसाब से इट कैन बी यूज मोर एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है और हम उम्मीद करते हैं इस बजट में ये अनाउंस भी किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि कुछ सेबी वर्क कर रही है नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जामनगर से रामकुमार गोराडिया का सवाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में हेजिंग शब्द इन्होंने काफी सुना है, इसका क्या मतलब है जानना चाहते हैं। हेजिंग, देखिए फ्यूचर्स का कंसेप्ट ये होता है कि आगे के वायदों में ट्रेड होता है, आगे के जो महीने हैं उसमें जो ट्रेड होता है, जो प्राइस निकल के आता है उसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। प्राइस डिस्कवरी से ये पता चलता है कि आगे क्या होने की संभावना है। तो अगर मेरा ऐसा ट्रेड है, अगर मेरा ऐसा व्यवसाय है जिसमें आज मैं कमोडिटी में एक्सपोजर ले रहा हूं पर मुझे जो होल्डिंग पीरियड है वो कुछ वक्त तक का है, उस पीरियड में मैं एक्सपोज हो जाता हूं उसके जो प्राइस रिस्क है, जो प्राइस मूवमेंट है उसके वजह से। तो मेरी कमोडिटी आज मैंने प्रोक्योर की है, मगर उसको प्रोसेस करके जब तक मेरा फाइनल आउटपुट निकले वो 1 महीने बाद हो सकता है, 1.5 महीने आगे हो सकता है। तो उसमें जो मूवमेंट आ जाती है उसका रिस्क हमेशा मुझ पर रहेगा और उससे इंसुलेट होने के लिए मैं अपना प्राइस जो है वो हेज कर देता हूं कमोडिटी एक्सचेंजेस पे। तो ये जो मूवमेंट आएगी वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगी और मेरे जो मार्जिन्स हैं ये प्रॉफिट मेकिंग वो स्ट्रैटेजी नहीं है, बट ये रिस्क प्रिवेंशन, रिस्क कम करने की एक स्ट्रैटेजी है। तो आप हेजिंग कर सकते हैं और मेरे ख्याल से काफी अच्छा तरीका है अगर आपको कमोडिटी में निवेश बहुत सारे कॉर्पोरेट्स बहुत सारे कमोडिटीज में इसका फायदा उठा रहे हैं और एक स्टेबिलिटी आती है बिजनेस में। बहुत सारे कमोडिटी, बहुत सारे बड़े फर्म्स जो हैं वो आज तक प्रॉफिटेबली इसके लिए चले हैं क्योंकि वो इस रिस्क को, जो प्राइस रिस्क के प्राइस मूवमेंट के जो रिस्क है उसको एटलीस्ट ऑफसेट कर पाते हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस पे। तो एक हेल्दी प्रैक्टिस माना जाता है। आरबीआई ने भी एक रिसेंटली सर्कुलर निकाला है, एक एडवाइजरी निकाली है बैंक्स को कि आप देखें जिसको भी आप लोन दे रहे हो उन कंपनीज का आप बैलेंस शीट देखिए कि कितनी उसमें से वो हेज करते हैं, क्योंकि अगर हेजिंग है मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छी प्रैक्टिस है तो आपके लोन्स ज्यादा सेफ हैं। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और हम सोचते हैं कि आगे चलते हुए बहुत सारे बैंक्स इसको डेफिनेटली यूज करेंगे और सिर्फ यूज ही नहीं करेंगे बट प्रेफरेंशियल लोन का जो रेट है वो भी देना चालू कर देंगे। अगर इफ द क्लाइंट जिसको आप लोन दे
रहे हो उसकी एक हेल्दी ट्रेडिंग प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप उसको इंसेंटिवाइज करना चाहोगे, क्योंकि मेरा लोन अगर सेफ है तो मैं उसको 0.5%, 0.25%, 0.05% जो भी है वो मैं एक पास ऑन कर सकता हूं। तो हमारी उम्मीद यही है कि आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन एक एडवाइजरी दी है उसको काफी सारे बैंक्स जो हैं उसको इन स्पिरिट भी इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे और हम उनके साथ में वर्क करके काफी कॉर्पोरेट्स तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसी नोट पे फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला, बने रहें। पहला कदम में आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटी में निवेश करने की और अगला सवाल लेते हैं जामनगर से राहुल मकवाना का। कमोडिटी मार्केट में एक शब्द काफी इस्तेमाल किया जाता है, वो है कॉल। इसका क्या मतलब है और इसका अर्थ क्या है, इसके क्या मायने हैं कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के, जानना चाहते हैं। कॉल दो चीजों को खोला जाता है, जो एक ब्रोकर अपना रिसर्च कॉल निकालता है उसे भी कॉल बोला जाता है, जो हम बहुत एडवोकेट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की एक ओपिनियन लें, एक राय लें। अगर आप एक्सपर्ट्स का राय लेके चलते हो तो आपका लंबे वक्त तक आप पैसे बना सकते हो। कुछ लोग राय न लेते हुए सिर्फ अफवाहों पे अगर कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें पैसे जाने की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर ये अफवाहें जो फैलाते हैं वो ऑपरेटर्स फैलाते हैं। जो चीज होने वाली होती है उसके विपरीत ही कोई चीजें बोल के और उसमें एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो कॉल जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि एक ब्रोकर्स का कॉल, और ब्रोकर्स का कॉल डेफिनेटली आपने ध्यान में रखना चाहिए और उसके बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। बिसाइड्स उसके अलावा थोड़ा अपना रिसर्च भी चालू रखें। यानी सीधा दूसरा जो है कॉल एंड ऑप्शन वाला कॉल, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि आज की तारीख में अलाउड नहीं है। जैसे शुरू होगा तो हम उम्मीद करेंगे आप फिर से बुलाएंगे और बिल्कुल हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसा अर्थ ये है कि जो ब्रोकर्स आपको सलाह देना चाह रहे हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन है, उसको यहाँ पर कॉल हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से कमलेश शर्मा का सवाल है, इक्विटी मार्केट जैसे सेबी के जरिए रेगुलेट होता है तो क्या कमोडिटी मार्केट का रेगुलेशन भी उसी के जरिए किया जाता है या कैसे होता है रेगुलेशन, पूछ रहे हैं। जी हाँ, रेगुलेशन पूरे पहले 10 सालों तक जो रेगुलेटर कमोडिटीज मार्केट का था वो एफएमसी था, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। ये रेगुलेट करता था। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता था, फिर इसको शिफ्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और लास्ट ईयर के बजट में ही अनाउंस किया गया कि नाउ सेबी विल बी मर्ज्ड, एफएमसी एंड सेबी विल बी मर्ज्ड एंड सेबी विल बिकम द रेगुलेटर। तो ये हमारे अक्टूबर सितंबर 28 को ये हो चुका है मर्ज, और अभी सेबी रेगुलेट कर रही है। तो सेबी के पास वो सारे टूल्स हैं, इतने सालों से वो इक्विटी मार्केट्स को रेगुलेट कर रही हैं, उनके पास लेटेस्ट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मैन पावर है, पावर्स हैं। तो वो हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ दीज कमोडिटी मार्केट्स। जो एक लिमिटेड ग्रोथ हो पाया है उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि अभी एक स्ट्रांग रेगुलेटर, एक पावरफुल रेगुलेटर है। हम ये नहीं कहते कि एफएमसी, बट एक लिमिटेशंस जो थी उनमें जितना ग्रोथ होना था वो हुआ था, और अब सेबी की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि काफी शार्प ग्रोथ हो सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और नासिक से अमित चौहान का सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या विदेशी कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, अगर हाँ तो इसकी प्रक्रिया क्या है और नियम कायदे क्या है, और साथ ही हम निवेश कैसे कर सकते हैं वो भी मैं जानना चाहूंगी। विदेशी कमोडिटीज में, विदेशी कमोडिटीज मतलब आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर को विदेशी कमोडिटी कहें तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। विदेशी कमोडिटीज जो कि लोकल कमोडिटी एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, हाँ, उसमें कर सकते हैं। बाकी बाय लॉ इट इज नॉट परमिटेड। अगर आप फॉरेन के किसी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करना चाहते हो यहाँ बैठ के तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कम कोई कर सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड ऑन द शोर्स। बाकी हाँ विदेशी कमोडिटी के जरिए भी हम नहीं कर सकते, कोई जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जिनके पास वो अप्रूवल्स हों, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अलाउड। तो अगर आप, क्योंकि वो रेगुलेट भी नहीं होता होगा, वो रेगुलेट, तो इसी की वजह से जो अलाउड है आपकी विदेशी कमोडिटीज अलाउड है, बट ऑन लोकल एक्सचेंजेस हमारे पास गोल्ड हेज है, जो एग्जैक्टली आप उनका अगर प्राइस कोरिलेशन देखें तो कॉमेक्स के प्राइस से 99.5% कोरिलेटेड है। तो लगभग आपको फॉरेन की जो कमोडिटी है वही रुपी टर्म्स में यहाँ पे लीगली अलाउड है। तो आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, दिल खोल के ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनके जरिए आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो एक्सक्लूसिवली बाहर अवेलेबल हैं वो ट्रेड करना फिलहाल अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जोधपुर से रजत झालानी का सवाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में कैसे डिलीवरी शब्द जो इस्तेमाल होता है उसका मतलब क्या है, ये जानना चाहते हैं। डिलीवरीज जो हमने देखी हैं कमोडिटी मार्केट्स में वो ज्यादातर हमने एग्री कमोडिटीज में बहुत देखी हैं। एग्री कमोडिटीज में एक बहुत एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है।
एक बड़े वेयरहाउस सिस्टम्स, बड़े बड़े जो फैसिलिटीज हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है अगर उसका जितना भी प्रतिशत लास्ट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा रह जाता है उसको डिलीवरीज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए वो होने के पहले वेल इन एडवांस आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को उन कमोडिटीज को वेयरहाउस तक लेके आना पड़ता है। एंड फिजिकल मूवमेंट, अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड को जो है वो ट्रांसफॉर्म शिफ्ट करना है वॉल्ट में, पर जब आप एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो ट्रकें भर भर के जाती हैं, तो दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैव टू बी क्रिएटेड। ग्रेडिंग, टेस्टिंग, एसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम एक स्पेसिफिकेशन पे ट्रेड करते हैं। माल कोई भी आ सकता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है, जो उस स्पेसिफिकेशन को मीट करता है वही गुड डिलीवरी माना जाता है और उसी को माल को अंदर लिया जाता है। क्योंकि एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब एक्सपायरी हो 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसमें से वेयरहाउसेज में से जो डिलीवरी मिलेगी लोगों को वो उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की मिलनी चाहिए। तो बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रांग डिलीवरी प्रोसीजर्स जो ले डाउन किए गए हैं और बहुत ग्रोथ देखा है हमने डिलीवरीज में। अगर लास्ट के 10 सालों में स्लोली बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन जो है हर महीने डिलीवरीज हो रही हैं अक्रॉस वेरियस कमोडिटीज, अक्रॉस वेरियस सेंटर्स। तो ये दिखाता है कि लोगों को अभी पसंद आने लगा है, लोगों को अभी समझ में आने लगा है कि एक्सचेंज पे कैसे डिलीवरी होती है और इसका बखूबी फायदा उठा रहे हैं लोग। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल लेते हैं। कोलकाता से अंतरा बैनर्जी पूछना चाहती हैं कि कमोडिटी वायदा में कारोबार के क्या जोखिम है और कमोडिटी में निवेश के लिए किन चीजों को देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के पूरे शो में हमने इन्हीं बातों पे चर्चा की है, लेकिन फिर भी अंतरा को क्विकली आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूंगा कि ब्रॉड फैक्टर्स पे हमेशा ध्यान रखें, जो फैक्टर्स उन कमोडिटी को अफेक्ट करती हैं उस पर पूरा ध्यान रखें। सिर्फ किसी के बोलने पे न जाएं, ऑथोराइज्ड ब्रोकर से ही ट्रेड करें। आप जब ट्रेड होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है कि नहीं उस पर ध्यान रखें, क्योंकि एक ऑथोराइज्ड ब्रोकर जो होगा वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, आपको उनको देना ही है। सो दो सर्टेन थिंग्स आपको हमेशा से ध्यान रखना है। अफवाहों पे ट्रेड न करें, डब्बे में सौदे न करें। कुछ ब्रोकर्स कुछ सहूलियतें देंगे, पर आपको ब्रॉडली ये देखना है कि साउंडनेस कितनी है, कितना रेप्यूटेड है, कौन से ब्रोकर से मैं कर रहा हूं, और उस हिसाब से ये अगर प्रिकॉशंस आप लेते हो तो आई थिंक यू आर इन सेफ हैंड्स। आप काफी हद तक पैसे कमा सकते हो कमोडिटी मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतरा के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम दर्शक जो आज हमारा शो देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में निवेश करने की बारीकियां आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए सुरेश जी। और पहला कदम के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।